आज का जो करंट डाटा है ILO का, इंडिया में 5 करोड़ से ज़्यादा लोग बॉन्डेड में हैं। 5 करोड़ लोग। उस बच्चे का हाथ यहाँ से उखाड़ा, नाले में फेंक दिया। नाले में फेंका इलाज की बजाय, और उसके वहाँ पे उसको कपड़ा पहना दिया, तू भाग जा यहाँ से। उस लड़के को भगा दिया। अब देखिए उस बच्चे का शोषण किस लेवल पे हुआ जो मात्र 4 घंटों में 40 रोटियाँ खा गया। 3 दिन से भूखा था। वर्कर के ना इंश्योरेंस करवा देते हैं, मरवा दो, क्लेम ले लेंगे। कभी आपने ये नोट किया कि जो हाई प्रोफाइल लोग हैं उन्होंने कभी किडनी की जरूरत पड़ी और किसी से मांगी हो? एक लड़का है सलमान, जिसका नाम ही सलमान है, और उसका कम से कम 25 FIR में दिल्ली में नाम है। उसका काम सिर्फ ये है कि टॉर बना के चलनी है, बंगाल से लड़कियां लेके आने आ जाते तो दिल्ली कमाता हूँ, कपड़े टॉन्ट के पहन के आया दिल्ली, थोड़े दिन एंजॉय किया, GB रोड पे दे जाता है। लड़कियां आई जिनको यहाँ आके बेच दिया गया। बेच करने के बाद उनको होता है डेली का टारगेट है 8,000 6,000 पर शॉट का है उनका 400-300 रुपये, और उन्होंने शाम को 8,000 रुपये इकट्ठे करने 24 घंटे में। मेंटली चैलेंज लोग हैं, वो ढाबों पे काम करें। अभी आपने कभी नोट ही नहीं किया होगा ये चीज़ कि आपको होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज होम, अस्तबल, डेयरी फार्म, यहाँ पे को मेंटली चैलेंज लोग ज़्यादा मिलेंगे। अक्यूज्ड की फैमिली ने और अक्यूज्ड ने उस लड़की के घर किन्नरों को भेजा कि तुम जाओ, मेरे बच्चा हुआ है, बधाई ले आओ। दूध की बोतल होती है, उसकी धार बना के उसके मुंह पे डाली थी। मैं आंखों से पानी आ गया कि इसको ये नहीं पता कि ये मेरा बच्चा है कि खिलौना है। हम उस समाज में हैं जहां आप अपनी बच्ची को 5 मिनट के लिए अकेला नहीं छोड़ सकते। ऐसे सैकड़ों इंसिडेंट हैं। दोस्तों, भारत में हर साल लगभग 4.5 लाख लोग गायब हो जाते हैं। अब इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी मर्जी से जाते हैं और कुछ समय के बाद वापस भी आ जाते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी मासूम जिंदगियों की है जिन्हें जबरन गायब किया जाता है, जिन्हें किडनैप किया जाता है, जिन्हें बाद में बंधुआ मजदूर या इस घिनौने दलदल में धकेल दिया जाता है। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि जो हजारों लाखों बच्चे, हजारों लाखों लोग सड़कों से गायब हो जाते हैं, आखिर ये जाते कहां हैं, कौन इन्हें गायब करता है और कैसे ये वापस मुख्य धारा में आते हैं। तो हमारे साथ इस पूरे मामले पर बात करने के लिए आज सोशल एक्टिविस्ट और जाने माने वकील योगेश प्रसाद जी मौजूद हैं। योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपको बता दें कि योगेश जी की जो NGO है वो इस बारे में बहुत बेहतरीन काम कर रही है, कई सालों से काम कर रही है। तो योगेश जी, पहले तो इसकी आपको बधाई और स्वागत कि आपने लाइव हिंदुस्तान के लिए अपना वक्त दिया। नमस्कार सर सभी को। तो पहले ये बताइए कि जो ज़्यादातर लोगों को जो टारगेट किया जाता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, जो ये गायब हो रहे हैं, ये किस तरह के लोग हैं, कौन है? नीरज जी, मैं सबसे पहले एक ट्रैफिकिंग का एक रीसेंट केस बताना चाहूँगा। हाँ। कि ट्रैफिकिंग ना पहले तो ये था कि ऑर्गेनाइजिंग में हम लेके आते थे। अब क्या है कि हर बंदा सोच रहा है कि एक्सप्लॉइट किस तरीके से करूँ। रीसेंट केस है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। एक बच्चा था 16 साल का, जो ट्रेन से बिहार से आ रहा था अपने परिवार के साथ। उसे भूख लगी, स्टेशन पे उतर गया झज्जर में, हरियाणा में। वहाँ से उतरते ही उसकी ट्रेन चली गई, वो बच्चा ट्रेन मिस कर गया, मात्र 16 साल का। ट्रेन मिस करते ही ट्रैफिकर की उस पर नजर आया, बेटा तुझे रोटी नहीं खानी, आज मैं तुझे रोटी खिलाता हूँ, आज पहला फसला लिया। कौन था? माइग्रेंट था। ले गया उसे बाइक पे, 150 किलोमीटर उसे बाइक पे लेके गया। बच्चे को तो पता नहीं है। अब उस बच्चे से 3 महीने तक काम करवाया उसने। कहाँ पे? डेयरी फार्म में, जो चारा काटने वाली मशीन है। इन बिटवीन उसको खिला रहा है, नो कोई पैसा नहीं, कोई धेला नहीं। 3 महीने बाद वो बच्चा मशीन पे काम कर रहा था, उसका हाथ आ जाता है यहाँ पे, चारा काटने वाली मशीन पे। अब इंसानियत के नाते कोई भी आदमी होता जो कहते कि जेन्युइन आदमी होता, उस बच्चे का इलाज कराता। बट ही वॉज द ट्रैफिकर। जो तस्कर था उसको लेकर गया था, उस बच्चे का हाथ यहाँ से उखाड़ा, नाले में फेंक दिया। नाले में फेंका इलाज की बजाय, और उसके वहाँ पे उसको कपड़ा पहना दिया, तू भाग जा यहाँ से। उस लड़के को भगा दिया। बच्चा, उसको अपने शहर का नहीं पता, 16 साल का, कितना 15-16 साल। 3 दिन पैदल चला है नीरज जी। 3 दिन पैदल चलने के बाद किसी रोड पे उसके टीचर की नज़र पड़ी है। जब उनको देखा गया, अरे ये तो बच्चा है, उसको हॉस्पिटल लेके गए। 25 रोटी हॉस्पिटल में खा गया, 3 दिन का भूखा। फिर उसे लेके गए पुलिस स्टेशन में ले गए, 15 रोटियां वहाँ खा गया। आप देखिए उस बच्चे का शोषण किस लेवल पे हुआ जो मात्र 4 घंटों में 40 रोटियां खा गया।
3 दिन से भूखा था। फिर पुलिस को पता ही नहीं किसका बच्चा क्या है, पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखाई। जब ये न्यूज़ खबर अखबार में आई, आप जैसे किसी चैनल के माध्यम से, हरियाणा ह्यूमन राइट कमीशन ने उसका कॉग्निजेंस लिया, उस पर FIR दर्ज हुई, उस केस में मैं अपीयर हुआ। तो अक्यूज ट्रेस नहीं हुआ कई महीने, मैं भी कोर्ट में अपीयर होता रहा कि बच्चे का क्या करे, पहले अक्यूज ट्रेस करो तब इसको पैसा मिलेगा। अब जाके 3 महीने बाद वो अक्यूज ट्रेस हुआ है, हमने उसे कोर्ट में लड़ा, ह्यूमन राइट्स कमीशन में उस बच्चे को 10 लाख कंपनसेट का। आप ये देखिए कि कोर्ट को भी ये था कि इस बच्चे का इलाज हो जाए। इंसानियत के नाते ना, आज हम रोड पे भी कोई मांगने वाले जाते हैं ना, हर आदमी 10 रुपये दे देता है, बच्चे का इलाज करवा लो। तो लोग किस, उस बंदे की मानसिकता क्या रही होगी कि यार बंदा मेरे पास काम कर रहा, उसका हाथ उखाड़ के फेंक दिया, जो कट गया था उसका इलाज करा सकता था, बच जाता वो, आज वो जिंदगी भर के लिए हैंडीकैप हो गया। क्या उस बच्चे का अपराध इतना है कि वो प्रवासी था? क्या उस बच्चे का अपराध इतना है कि वो गरीब परिवार से था, माइग्रेंट था? परिवार गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीबी में रहना गुनाह है। बिल्कुल बिल्कुल। तो योगेश जी, आपकी बात जो सुन के लग रहा है कि आपने कहा कि वो प्रवासी का बच्चा था, एक जगह से दूसरी जगह ये लोग जा रहे थे, वो बच्चा प्लेटफॉर्म पर उतरा कुछ खाने के लिए और पीछे से ट्रेन चली गई, रह गया, और एक आदमी की उस पर नजर पड़ी और उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया, बच्चा जो भी 14, 15, 16 साल का था। अब इसमें बड़ा सवाल ये होता है कि क्या इस तरह के जो ह्यूमन ट्रैफिकर हैं, इस तरह के गैंग के लोग हैं, क्या ऐसी प्लेटफॉर्म जैसी जगह, रेलवे स्टेशन वाली जगह, ये बहुत सक्रिय रहते हैं? इनकी ऐसे बच्चों पर, ऐसे लोगों पर नजर रहती है जो कहीं खो गए हैं, जो बेसहारा हैं, जो परेशान, और उनको फिर ये किसी तरह से अपने जाल में फंसा सके? जी नीरज जी, जो ट्रैफिकर हैं ना, उनको पता है कि इनके पीक एरियाज कौन से हैं जहाँ उन्हें विक्टिम मिलेंगे। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, है ना, जहाँ माइग्रेंट्स कॉलोनी ज़्यादा हैं, बच्चे काम पे चले, इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पे उनके परिवार वाले काम पे चले गए विक्टिम्स के, वो बच्चे घर पे अकेले रह गए। उनको सॉफ्ट टारगेट पता है। कभी आपने देखा होगा लोग स्टेशन के पास और बस स्टैंड के पास पॉश एरिया में लोग रहते नहीं हैं, वहाँ पॉश एरिया नहीं होगा, वहाँ होगा लोअर क्लास। वो उनका टारगेट है, थोड़ी देर के लिए वहाँ अपडेट किया, ले गए, वो थोड़ा सा होता है। रिसेंट में बच्चे अपने घर से रूस के भाग के आ गई लुधियाना में। अच्छा, एक बच्ची 14 साल की, हाँ। मैंने शायद उसका जिक्र किया था। गुस्सा हो गया ये ट्रैफिकर की निगाह। अब आप देखिए कि वो 14 साल की बच्ची उसको स्टेशन पे घूम रही है, उसे कुछ नहीं मिल रहा, तो आया ट्रैफिकर, अरे बेटा कहाँ से है? मुझे तो पता नहीं अंकल, मैं कहाँ से हूँ। अच्छा चला जा, तुझे रोटी खिलाता हूँ। ये लुधियाना का इंसिडेंट है। उसको ले गया 14 साल की को, 7 जनों ने पहले तो उसके साथ खुद अब्यूज़ किया, फिर उसको ब्रॉथल में भेजा है। बाप रे। और उस लड़की को जिस लेवल की डोज दी गई है नीरज जी, आप अज्यूम करना कि 14 साल की लड़की 28 साल की लग रही है, तो उससे वो अब्यूज़ हुआ। फिर एक दिन उसे लगा कि मैं गलत फंस गई, तो उसने कोशिश की वहाँ से भागने की, भाग के फिर स्टेशन पे आई। स्टेशन पे आई तो चाइल्ड लाइन है 1098 चल रही है, उस पर वो उन बच्चों उनकी नज़र पड़ गई, बेटी अकेली करे, हाँ। फिर उसको ले गए, प्रोड्यूस किया, तो उस बच्ची को ट्रॉमा जो था 2 महीने बाद पता चला कि मेरे साथ ये हुआ। मतलब बच्चों को भी नहीं पता जिनके साथ विक्टिम है। अब 14 साल की बच्ची का कितना दिमाग है सर, उस पर 7 मैच्योर लोग पहले उसके साथ खुद गलत करते हैं, फिर 500 मतलब उसको उस वक्त कुछ ड्रग दिया गया, कुछ नशे में रखा गया, ताकि आप जैसे कह रहे हैं कि उसके होश में ये वो ना रहे, है ना? अब उस केस में हमने भी केस लड़ा, कंटेस्ट किया, 7 जनों को सजा कराई 20-20 साल। अब वो कौन है विक्टिम? या तो अपने घर से रूस के भागे हुए हैं, या माइग्रेंट्स के बच्चे हैं। तो मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ इस पॉडकास्ट के माध्यम से, हम उस समाज में हैं जहाँ आप अपनी बच्ची को 5 मिनट के लिए अकेला नहीं छोड़ सकते। ऐसे सैकड़ों इंसिडेंट हैं। बच्ची को कह दिया पापा ने, जा बेटा बर्फ़ लेके आ, कितना काउंट रखता होगा फ्रीजर में बर्फ़, कितनी वैल्यू रखती है आपके लिए? 5 रुपये, 2 रुपये। आप अज्यूम करोगे 2 रुपये के पीछे बच्ची की इज्जत लुटी है। जिसको माँ बाप ने भेजा उसको, जा बेटी ऐसे कर, पड़ोस की दुकान से वो ले आ, बर्फ़ ले आ, लेने गया, बच्चा नज़र गलत रखी, अंदर लेके आ जाओ, तुझे फ्रिज में से बर्फ़ निकाल के देता हूँ। गेट लगाया, लिटरली उसके हाथ पैर ऐसे बांधे हुए हैं, उसके साथ कार्डिनल सेक्स कर रहा है, वेजाइनल सेक्स कर रहा है, सिर्फ 6 साल की लड़की के साथ, दुकानदार। तो अब उसकी माँ आई, कह रही मेरी बेटी को गए 5-7 मिनट हो गए, पड़ोस में दुकान है, कहाँ है? जब वो कही नहीं है, कहाँ है, मेरी बेटी आई थी, नहीं उसको तो मैंने दूसरी दुकान पे भेज दिया।
अब वो दूसरी दुकान पे गई, वो इतनी दूर तो है नहीं है। अब उसको शक पड़ा माँ को, उसने देखा गेट खुला है, देखा तो उसकी लड़की के हाथ पैर बंधे हुए और लड़का पीछे से करने लग रहा उसके साथ। तो हम किस समाज में हैं? अब आपके बच्चे इतने भी सिक्योर नहीं है कि बाजार से चीज़ लिए हैं। कभी आपने सुना होगा नीरज जी कि हाई प्रोफाइल लोगों के बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, पर अब आएगा टाइम पे। रीज़न ये है कि हम आसपास का एनवायरनमेंट तो साफ कर सकते हैं, पर लोगों के दिमाग की गंदगी नहीं साफ कर सकते। और जो मेरे पास रिसेंट केसेस आ रहे हैं, उनमें जो विक्टिम है वो हाई प्रोफाइल लोगों के बच्चे हैं, मीन्स डॉक्टर्स के बच्चे हैं। और उन्हें कैसे टारगेट किया जा रहा है? खेलने के समय, आजा बेटा 2 बच्चे थे, आजा तुम्हें खेलने चलते हैं, खेलने लगे। उसके एक लड़के ने एक की वीडियो बना ली, पॉर्न वीडियो, एक लड़के ने दूसरे की बना ली। अब किसी और को बताया तो देखना उसके साथ, फिर तो उस अंकल के पास चली जा करने के लिए, तो उस अंकल के पास चली जा। मतलब आप कह रहे हैं कि जो मतलब हाई फाई एरियाज जी हैं, वहाँ भी अगर पार्कों में ऐसी कोई बच्चे खेल रहे हैं तो वहाँ पर भी ऐसे लोग बैठे हैं बच्चों को ट्रैप करने के लिए। सिक्योर नहीं है सर, वो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। अब मैं जब मिलने गया, कह रहे सर वकील साहब हम रिपोर्ट नहीं करना चाह रहे थे, पर हमारे अगर हम ना रिपोर्ट करते तो इस सोसाइटी के लिए मिसाल बन जानी थी कि डॉक्टर डर गए, तो हमने रिपोर्ट किया। तो आप सोचिए, जब डॉक्टर का बच्चा सेफ नहीं है, इंजीनियर का बच्चा सेफ नहीं है, माइग्रेंट का तो है ही कहाँ से, ठीक है ना, जो अपने सारे राइट्स अपने यूपी बिहार छोड़ के आता है। आप क्या सोच रहे हैं जो घरों में लड़कियां काम कर रही हैं, इफ़ दे आर सेफ? नो, वो सेफ नहीं है। आपने देखा कभी लोग कह देते हैं कि भाई हम इनकी शादी कराएंगे, किसकी शादी होती है आपने देखी है? किसी की शादी होती देखी नहीं है। लालच दिया जाता है, बड़ी हो जाएगी किसी शादी कर देंगे। मैंने तो अपनी इतनी उम्र में मैंने किसी लड़की के ऐसा नहीं देखा कि मालिक ने शादी कराई हो। तो ये योगेश भाई, अगर बिल्कुल शुरू से शुरू करूं तो ये रैकेट जो पूरा किस तरह से काम कैसे करता है? जैसे मैं अगर आपको एनसीआरबी का एक डेटा बताऊं कि 25,000 के आसपास राजधानी दिल्ली से जो हैं वो लोग गायब हुए हैं। उसमें बड़ा जो चंक है वो कह सकते हैं कि 12 से 18 साल के जो बच्चे हैं, और उसमें भी जो बड़ा चंक है बच्चियों का है। तो अगर किसी को इन लोगों ने किडनैप किया, जैसे बहुत सारे तरीके होते हैं, एक तो किडनैपिंग भी है, एक आप तरीका बता रहे थे कि वो आपको कोई झांसा देकर नौकरी का दूसरी जगह ले जाते हैं, फिर वहां पर आपसे बंधुआ मजदूरी करवाते हैं। तो ये बताइए कि जो लोग गायब होते हैं इनके क्या क्या, इनको किस किस तरह के काम में डाला जाता है? देखिए ये ना पहले भी आपको बता दी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, ठीक है, ठीक है ना। तो अब कैसे वर्क करता है ये जो ट्रैफिकिंग में है ना और बॉन्डेज में है, वो क्या होता है, इनके नेटिव प्लेसेस हैं। जैसे मान लीजिए छत्तीसगढ़ है, बिहार है, यूपी है, वहाँ उनको लेने के लिए ठेकेदार बैठे हैं, कॉन्ट्रैक्टर। वो उनके मौके का फ़ायदा उठाएंगे। अच्छा तेरे घर में बीमारी है, ये ले 50,000 पकड़, तेरे को मैं बाद में हिसाब कर लेंगे, ठीक है। ये ले 30,000 पकड़, अपने घर की छत डलवा ले। अब जिस बंदे को पैसा मिल गया वो ठीक है। अच्छा ऐसे कर, अब तेरे को तेरा काम बन गया, तू दिल्ली में चले जा, उस फैक्ट्री में मैंने बात कर ली, तू काम कर लियो, ठीक है। अब वो वहाँ से आ गया, वो जो उसने 20-30 हज़ार रुपये उसको उस टाइम पे दिया होता है, वो कॉन्ट्रैक्टर उस फैक्ट्री से, उस कंपनी से, उस भट्टे से कितने लाखों रुपए ले चुका था कि मैं तुम्हारे पास एक बंदा भेजूंगा, उसको तुमने तनख्वाह नहीं देनी, और जितना काम कराना करो, जितना काम कराना करा लो। ठीक है। तो ये लोग वहां पहुंच गए पूरा परिवार लेके, वहाँ परिवार लेके पहुँचते हैं, फिर वहाँ पे उनका एक्सप्लॉयटेशन है, वही करो काम। अब वो उनको जाके पता चलता है कि मेरे नाम से तो वो ठेकेदार 2 लाख रुपए ले गया, हमें तो दिए 20,000। अब उन 2 लाख को उतारने के लिए पूरा परिवार काम करता है, वो बच्चे काम करते हैं। अब ये देखिए कि ये तो चीज़ें वो हैं जो रिपोर्टेड हैं, जो रिपोर्ट ही नहीं होती हैं। तो एक पहले इसी चीज को क्लोज कर लेते हैं। वहां वो आदमी गया, उसे पता चला कि उसने मेरा बेच दिया, तो क्या ये लोग विरोध नहीं करते कि भैया मेरा किसी ने सौदा कर दिया, इसमें मेरी क्या गलती? क्या ये लोग इतने पढ़े लिखे नहीं कि इस बात का विरोध कर सकें? या मतलब क्या, किस तरह से इनको प्रेशराइज किया जाता है कि अब तुम यहीं रहोगे और काम करोगे? देखिए मैं ये मोस्टली ना जो ब्रिकलिन्स हैं या एग्रीकल्चर में कह सकते हैं, राइस इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ में जहाँ पे लेबर लॉज नहीं इम्प्लीमेंट होते, वहाँ पे क्या है, उनको ले आए। अब वो आवाज़ कहाँ से उठाएंगे? पहले तो माइग्रेंट हैं, जाएंगे कहाँ? वहीं पे रहना। फिर 10,000 उनको पैसा उतारने के लिए 2 लाख गया है, 10 रुपये सैकड़ा के हिसाब से ब्याज दो हर महीने का। अब वो कितना काम कर लेगा जो उसका 2 लाख रुपए उतार दे? नहीं उतार पाया, फिर अगले साल फिर तैयार हो जा। मैंने 25-25 साल पुराने, जिनको 25 साल हो चुके हैं भट्टों पे रहते हुए, उनको परिवारों को मुक्त कराया। अब उन परिवारों को ये भी नहीं पता कि हमारा घर है कहाँ। अभी आपने एक रिसेंट वीडियो भी देखी होगी कि एक ऑस्ट्रेलियन था जिसने ब्रिकलिन पे जाके पैसा देके परिवार छुड़वाया था, शायद आपने देखी हो। वो बहुत वायरल हो रही है कि उसने 25 साल क्या 3 पीढ़ियों का पैसा दिया था उसका,
मतलब आप सोचिए कि उसकी 3 पीढ़ियां उस भट्टे पे निकल गई हैं, तब भी उसका पैसा नहीं चुका। तो किसी बाहर एनआरआई बंदे ने उस पर तरस खा के उसको पैसा दिया, तब उसको भट्टे से निकाला, तब वो रो पे इमोशनल हो गए। बहुत वायरल हुई वो वीडियो। तो आप ये देखिए 3-3 पीढ़ियां, मेरे दादा ने पैसे लिए, मेरे डैड उसको चुकाने के लिए मेरे डैडी की ज़िंदगी निकल गई, दादा की निकल गई, अब मेरी तो निकल गई। ये जो लोग पूरा परिवार वहां चला गया, आपने कहा इन्होंने कह दिया कि तुम्हें किसी ने बेच दिया, अब तुम यहाँ काम करो, तो उसके बदले में तुमसे इतना पैसा लिया था और इतना ब्याज बन गया। लेकिन 5 या 6 लोगों को किसी एक जगह पर बांध के रखना और ताकि वो भाग ना जाए, ये लोग कैसे मैनेज करते हैं फिर? सर देखिए, इनके ना मुंशी होते हैं, ठीक है, ठेकेदार होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं उनको, छत्तीसगढ़ में जमादार भी बोलते हैं। इनके ना बंदे छोड़े हुए हैं। एक टाइम पे पूरा परिवार भट्टे से बाहर नहीं जाएगा, फैक्ट्री से बाहर नहीं जाएगा, राइस मिल से बाहर नहीं जाएगा, उनके कमरे अंदर है। अच्छा, राशन लेने जाना है तो अपने पापा को भेज दे, तुम सारे यहाँ रहो, ठीक है। अब पापा अकेला रहे, हमें तो छोड़ के जाने से रहा। अच्छा, बेटी ने जाना है, तू चली जा बाजार, तेरा सारा परिवार यहाँ रहेगा। मतलब एक साथ सभी को नहीं जाने ना देते। जी ना। 25-25 साल निकल गए सर उनको। तो इस तरह ये जो बच्चे जहाँ चले जाते हैं, जो सपोज छोटा है, किसी का बच्चा 3 साल का, 4 साल का, तो ये पढ़ते भी हैं आगे या नहीं पढ़ते हैं, वहीं काम करते हैं माँ सर बाप? देखिए, जो बॉन्डेज में आ गया, कर संस्कृत का वर्ड है पराधीन सपने सुख नहीं। जो बंधुआ हो गया उसको कहाँ से सुख है? वो पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। जब वो निकल जाते हैं वहाँ से, उनको पता है कि हम निकल गए, अब हमें आज़ादी मिल गई, तब वो भले कुछ बन जाए, नहीं तो जब तक वो भट्टे पे बैठे हैं। आपने देखा उनकी झुग्गियाँ कैसी हैं, जो लकड़ियों की बनी हुई है, जिनका रहने के लिए कुछ नहीं है, वो पढ़ कहाँ से लेंगे सर? सिर्फ किसके लिए? ट्रैफिकिंग के विक्टिम हैं, बॉन्डेड लेबर के विक्टिम हैं, मालिक का पैसा बन रहा है, किसी की लाइफ खराब हो रही है, होने दो। उनके तो थ्योरी यही चल रही है। तो योगेश जी ये बताइए, जैसे हमने ईंट भट्टों का आप जिक्र लगातार कर रहे हैं कि वहाँ पर जो ज़्यादातर जो लेबर है वो इसी तरह से बहला फुसला कर लाई गई, और उसमें बहुत बड़ी जो लेबर है वो इस तरह से बंधुआ मजदूर भी हैं। इसी तरह से हम चूड़ी की फैक्ट्री का जिक्र करते हैं, चमड़े की फैक्ट्रियों का जिक्र करते हैं, और कई तरह की इंडस्ट्री है। और एक शायद तरीका इनका ये भी हो, जैसे ईंट भट्टे हैं वो शहर से दूर हैं और आइसोलेटेड सी जगह पर हैं, बाहरी आदमी का आना संभव नहीं है, और आता भी है तो उनके लोग पहले से उस जगह पर मौजूद होते हैं और बता देते हैं। जी। लेकिन सरकार की भी तो अपनी ड्यूटी है। जैसे अगर इतनी ये आम है बात, आपको मुझे पता है, बाकी लोगों को पता है कि ईंट भट्टों पर, बाकी जगहों पर ऐसे बंधुआ मजदूर हैं, तो क्या कोई विजिलेंस नहीं होती कि कोई टीम जा रही है, पुलिस की टीम जा रही है, या जो ह्यूमन राइट कमीशन है उसके लोग जा रहे हैं, छापा मार रहे हैं और देख रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं होता? नीरज जी, पता क्या है, सरकार की ड्यूटी है। अगर सरकार अपनी ड्यूटी अच्छी से निभाए, आज का जो करंट डाटा है ILO का, इंडिया में 5 करोड़ से ज़्यादा लोग बॉन्डेड में हैं। 5 करोड़ लोग? जी, ILO की रिपोर्ट के हिसाब से। और सरकारी डाटा है 3,16,000 रुपये। आप 3,16,000 विक्टिम और 5 करोड़, कितना डिफरेंस है? ये तो कोई डेटा ही नहीं हुआ। डेटा ही नहीं है। इस पे हमारी पटिशन्स चली हैं, बहुत कुछ है, लंबी लड़ाई है वो जो अब भी चल रही है। वो सरकार डिक्लेयर करना ही नहीं चाह रही है। वो कह रही है, वो कहती है कि ILO के अगर हमारी लोग इंटरनेशनल में हमारी बेइज्जती होती है कि हमारे पास बॉन्डेड है। लिटरली मैंने चेन से बंधे हुए बच्चों को रेस्क्यू किया है, आदमी को रेस्क्यू किया है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये बंदा सच्ची में रेस्क्यूड है। क्या था बॉन्डेड, मामला? एक डेयरी फार्म में था। तो उसको उसकी वाइफ ने हमें अप्रोच किया कि मेरे हस्बैंड को बांध के रखते हैं। हमने सोचा कि आज के टाइम पे नॉट पॉसिबल। हाँ ठीक है कि तुम्हें जाने आने नहीं देते हैं। मैंने कहा उसकी वीडियो भेजो। अब उसकी घरवाली ने लॉक के पीछे, गेट के नीचे से वीडियो बना के भेजी हमें विश्वास नहीं हुआ। यार ये तो बहुत गलत। फिर हमने उसकी पटिशन भी फाइल की, सारा कुछ देखा। पुलिस ने जाके खुद चेन खोली है, तब भी वो बॉन्डेड डिक्लेयर नहीं हुआ। क्यों? सिस्टम कह रहा नहीं है, अपनी मर्जी से लगाया होगा। बंदा लगा के कहाँ चला गया? मगर बंदा रोज लगा लेगा। बाद में जब पता चल रहा है मालिक सुबह 4 बजे से लेकर रात दोपहर के 12 बजे तक काम करवाता था, 4 घंटे मालिक अपने घर जाता था, तो 4 घंटे के लिए लॉक लगाता था उसे, और शाम को 4 बजे आके फिर काम करवाता था। तो वो उसको जो लेबर मिल रही है ना, वो फ्री की थी उसके लिए। वो अपना पैसा बचाने के लिए किसी की जिंदगी। और 3 जने थे, बंदा था, उसकी वाइफ थी, उसका बच्चा था। और ये कितने टाइम से वहाँ पर था? उसको लगभग कई साल हो गए थे, 4-5 साल हो गए थे। और ये कहाँ की बात है? ये पंजाब की, पंजाब, अमृतसर की। तो सारी चीज़ें हैं, देख रहे हैं। आप देखिए कि एक फैक्ट्री थी लुधियाना की, मुझे कहा गया कि उसमें वर्कर को ना पछाड़ के मारा। आपने शायद एक यूपी का वर्ड है कि पछाड़ के मारना, यूँ उठाया दीवार से यूँ मारा। भाई मेरे से कहा गया कि 8 वर्कर हैं, उनको पछाड़ के मारा जा रहा है।
मैं कहा यार मैं नहीं मान सकता, मालिक इतना शहर के भीतर भी लुधियाना कितना हाई हब है कि वर्कर्स के साथ ये करेगा। तो हमने जब उससे कहा गया नहीं वीडियो मंगाओ, तो उसने किसी बंदे ने उसके बाहर से वीडियो भेजी, 8 बंदों को फैक्ट्री के अंदर ही रखा हुआ है, खाना भी यहीं खा और रहना भी यहीं है, सारा कुछ, कपड़े की फैक्ट्री थी। और जब लिटरली देखा ना, मैंने उसकी वीडियो देखी, ये ले मालिक कह रहा तेरी ऐसी की तैसी, था दीवार पे मारा, तेरी ऐसी की तैसी था। अब मैं कहा यार ये तो बात गलत है। फिर मैंने उसकी पिटीशन फाइल की वहाँ पे डीएम के पास। इन बिटवीन लीक आउट होगी कहीं ना कहीं से, वो डिपार्टमेंटल, आपको पता है जब आप कह रहे हैं कि पुलिस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझी, तो लीक करने वाले भी हमारे ही डिपार्टमेंट के लोग होते हैं जो करते हैं इनको। तो एम्प्लॉयर को पता चल गया कि मेरी कंप्लेंट हुई है, तो उन 8 बंदों को ले जाके थाने में बैठा दिया कि मेरे घर में चोरी कर रहे हैं ये फैक्ट्री में। अब आप सोचेंगे ये मेरा ज़िंदगी का पहला रेस्क्यू ऐसा रहा। मुझे पता चल गया कि हम मेरे वर्कर जिनको हम रेस्क्यू कराने जा रहे हैं वो तो ऑलरेडी थाने में बैठा दिया मालिक ने। अब मेरे साथ टीम थी, विजिलेंस टीम। मैंने कहा सर जानने का तो कोई फ़ायदा नहीं, करे क्या हुआ। मैं कहा वर्कर को तो उन्होंने पुलिस स्टेशन बैठा दिया। करे अच्छा, कर चलो। फिर हम पुलिस स्टेशन गए। वो मेरी फर्स्ट रेड थी जहाँ हमने पुलिस स्टेशन पर रेड की। पुलिस स्टेशन में रेड करके तहसीलदार साहब कह रहे हैं ये बंदे क्यों बैठाए हैं? नहीं, जिनकी शिकायत है। कह रहे छोड़ो नहीं, तेरे ऊपर आ जाएगी, इसकी कंप्लेंट हमारे पास बैठी है पहली। तब वो 8 बंदों को हमने वहाँ पर पुलिस स्टेशन से रेस्क्यू किया। तो एम्प्लॉयर्स की जो लॉबी है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब आप सोचिए कि जो वर्कर सिर्फ 8,000 रुपये दिहाड़ी या 10,000 रुपये महीना की दिहाड़ी पे काम कर रहा है, और जो ओनर है महीने के लाखों कमा रहा है, उसके लिए किसी को 1,50,000 रुपये दे के वर्कर को फंसाना कौन सी छोटी बात। एक्सप्लोटेशन, किसी का पीएफ नहीं है। अब आप देखिए 370 क्या कहती है, 143 आईपीसी कि सॉरी बीएनएस कि whoever transport receives harbors recruits a person for the purpose of exploitation, that is a trafficking। एम्प्लॉयर किसी का पीएफ नहीं दे रहा, किसी का बोनस नहीं दे रहा, एक्सप्लॉयटेशन है। कह रहा मेरा पैसा बच रहा है। अब उसको ये नहीं पता कि तुम्हारा अगर ईएसआई का नहीं कटा, उस वर्कर के साथ कोई मिसहैपनिंग हो गई तो पैसा खत्म है उसका, उसकी लाइफ की सेविंग खत्म हो गई। तो दैट इज ट्रैफिकिंग में भी सर, मतलब आज जो इंडिया का ट्रेंड चल रहा है वो लेबर ट्रैफिकिंग ज़्यादा है। आप देखिए माइग्रेंट्स की बच्चियाँ घरों में काम कर रहे हैं, मेंटली चैलेंज लोग हैं, वो ढाबों पे काम कर रहे हैं। अभी आपने कभी नोट ही नहीं किया होगा ये चीज़ कि आपको होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज होम, अस्तबल, डेयरी फार्म, यहाँ पे को मेंटली चैलेंज लोग ज़्यादा मिलेंगे। ये अब मैं बीच में बताना चाहूँगा कि प्रोग्राम से पहले जब हम बात कर रहे थे और आपने मुझे इस चीज़ का जिक्र किया और उस वक्त मैं सोचने लगा, तो मुझे मेरी आंखों के सामने 5 या 6 ऐसे चेहरे आ गए कि मैं किसी रेस्टोरेंट में गया, किसी होटल में गया, किसी ऐसी जगह गया या किसी एक ऑफिस में काम करता था, वहाँ की कैंटीन में एक आदमी था जो प्रोफाइल आप बता रहे हैं कि उनको देख के लग रहा है ये बहुत ही मेंटली स्लो है और आप सोच रहे हैं क्यों काम कर रहा है। तो अब आप जो बात कर रहे हैं तो तस्वीर साफ हो रही है कि ये लोग किस तरह से झांसे में लाकर इनको फंसाया जाता है और फिर शायद इनको किसी एजेंसी के हवाले कर दिया जाता है और लगभग मुफ्त में काम करते हैं। सर कभी भी आप ये देखना, जो मेंटली चैलेंज बंदा होगा सिर्फ खाने पे काम करेगा, उसको ये तो पता नहीं है मैंने पैसे क्या करने हैं, ना उनका कोई बैंक अकाउंट है, ना उनकी कोई आइडेंटिटी है। जिसके पास बैठे हैं वो इसको एक्सप्लॉइट कर रहा है, तू खाता रहे, चल सफाई करता रहे, बर्तन धोता रहे, मैरिज होम में है तो मैरिज की सफाई करता रहे। अब वो उन जगह पे काम करते हैं जहाँ नॉर्मल वर्कर 8 घंटे काम करेगा, ये 16 घंटे 20 घंटे काम करते हैं। इनको काम तो है ही नहीं कुछ, यही करवाए चलो। अस्तबलों में देखिए जहाँ पे घोड़े रखे जाते हैं, जहाँ डेयरी फार्म है वहाँ मिलेंगे आपको, या होटल्स में तो 100% ही मिलते हैं। रोड साइड ईटरीज हैं, छोटे छोटे ढाबे हैं, वहाँ मिलेंगे आपको। तो आप जो ये कह रहे हैं कि एक संगठित अपराध है, इसका मतलब है कि इसका एक पूरा बाजार है पहले तो, जहां पर इस तरह के लोगों की जरूरत है, और फिर जरूरत को पूरा करने के लिए पूरा एक तंत्र, एक पूरा सिस्टम लगा हुआ है कि जैसे आपने कहा तरीका इन लोगों का ये है कि पहले देख लेते हैं कि कौन जरूरतमंद है। किसी गांव में वो गरीब आदमी है, उसको 10-20 हज़ार की मदद दे दी, और चूंकि गरीब आदमी को कहीं से भी कोई बिना बताए पैसा दे रहा है तो उसकी बात मान लेता है। अब पैसा एक बार ले लिया, फिर आप उसके झांसे में आ गए और फिर आगे ये आदमी कहीं को बेच देता है किसी को। जैसे सर मैंने कहा संगठित अपराध है, ये प्लान बैठे हैं, है ना। इन्होंने कि बंदे को पहले तो जाल में फंसाओ 20-50 हज़ार दो, फिर उसको एक्सप्लॉइट करो जितनी देर कर सकते हो, 10 साल 20 साल 25 साल 3-3 पीढ़ियाँ करो। नहीं होता एक्सीडेंट करवा दो। कभी आपने देखा कि माइग्रेंट्स के एक्सीडेंट होते हैं, रोड साइड एक्सीडेंट होते हैं, कभी रिपोर्ट होते हैं? नहीं होते हैं। फिर बच गया, स्मार्ट पार्ट बेच दीजिए। अब नई फॉर्म्स और क्या आने लगी हैं, वर्कर के ना इंश्योरेंस करवा देते हैं, मरवा दो, क्लेम ले लेंगे। ओह माय गॉड।
कभी आपने सोचा कि हम जैसे लोग, आप जैसे लोग लाइफ इंश्योरेंस कराने के लिए प्रीमियम नहीं भरते, एम्प्लॉयर उसके लिए साल का 15-15, 20-20 हज़ार प्रीमियम भर रहा है कि जब ये मरेगा मरवा दो, 1 करोड़ क्लेम हमें मिलेगा। डॉक्यूमेंटेशन चल रहा है। अब लोग बॉडियाँ रख रख के कि भाई ये बंदा मर गया, इसको ये डिक्लेयर कर दो, ये बंदा मर गया, इसका क्लेम ले लो 1 करोड़ रुपये, ये चल रहा है सर। तो फिर मतलब मार्केट में आपने खुद बताया था कि ऐसी बॉडीज बिक भी रही हैं जो अनआइडेंटिफाइड बॉडीज है, इसका कहीं और इस्तेमाल हो गया कि ये तो हमारा आदमी था, मर गया एक्सीडेंट है इसका। सर, बहुत हैं। कई केसेस देखते हैं कि पुलिस को सॉरी जज ने सजा भी सुना दी, वो बंदा बाहर बैठा है, अब आइडेंटिफाई नहीं हो रही बॉडी किसकी थी, पुलिस ने कहा इसकी है, कर दी। अब मेडिकल इंश्योरेंस, अब आप न्यूज़ देख ही रहे होंगे, कितने इंश्योरेंस क्लेम आ रहे हैं जो फेक निकल रहे हैं कि भाई ये बंदे वो हो रहे हैं, पर इनके साथ वो भी मिले हुए इंश्योरेंस क्लेम वाले भी कि कुछ % हमें दीजिए। आप भी नॉर्मली देखते हैं जब हम गाड़ी का क्लेम लेने जाते हैं, 10,000 का क्लेम होता है, 1 लाख का क्लेम करवा देते हैं, तो ये तो बंदा है हाँ, जिसके करोड़ों मिलने हैं उनको। सही बात है, सही बात है। तो लोग कर रहे हैं सर, हॉस्पिटल्स में बड़े लेवल पे गैंग चल रहे हैं। कभी आपने ये नोट किया कि जो हाई प्रोफाइल लोग हैं उन्होंने कभी किडनी की जरूरत पड़ी और किसी से मांगी हो, उनके लिए तो हॉस्पिटल अरेंज करता है। कहाँ से अरेंज होती है? जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, मरने वाले पड़े हैं, इच्छा मृत्यु है, पोस्टमार्टम में उनकी चीज़ें निकाल ली गई जो चीज़ काम आने वाली हैं। आदमी एक्सीडेंट में जाता है, मरता है, सांस तो चल रही होती है, सही बात है। निकाल लो उसके ऑर्गन, निकालते हैं, ये बेचते हैं। मैंने अपनी नॉलेज में जो मेरे है 20-20, 30-30 लाख रुपए में किडनियाँ बिक रही हैं उनकी अलग से, मतलब खर्चे के अलावा 30 लाख रुपए एक्स्ट्रा तो वो देते हैं। एक्सीडेंट वाले बंदे की दे देंगे आपको, मरने वाले की दे देंगे, हैं नहीं है तो कहीं ना कहीं से प्लान करके दे देंगे, वर्कर्स की दे देंगे, किसी माइग्रेंट्स की जिनका एक्सीडेंट करवाना। तो ये ना पहले क्या था, हम सुनते थे किसी चीज़ों को कि क्राइम हो रहा है, आज क्राइम दिख रहा है। हम एप्स्टीन फाइल हमने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था, एप्स्टीन आइलैंड के बारे में। अब क्या निकल के आ रहा है कि बंदों को जिंदा खा रहे हैं, मार मार के खा रहे हैं। आपने शायद देखा होगा डार्क नेट, हाँ, सुना भी होगा उसके बारे में लोगों ने। वहाँ पे क्या दिया जाता है, जो ट्रैफिक्ड विक्टिम है वो वहाँ बैठे होते हैं, उनको टास्क दिया जाता है कि भाई हाथ काट के दिखाओ मुझे, मैं तुझे $5,000 दूंगा। तो मैं अपने $5,000 के लिए अपना हाथ तो काट नहीं सकता, ही मस्ट बी ट्रैफिक्ड विक्टिम। वो तस्करी का पीड़ित होता है, वो काटता है, काट दिया उसको, उस बंदे को सिर्फ हाथ कटता हुआ देखने की खुशी होती है। ओहो, उसको $5,000 देता है, 10,000 देता है, देखते हैं कोई लात काटते हैं। ये डार्कनेट में यही कुछ ऐसा, ये चीज़ें बिकती हैं आगे। एक तो केस आया भी था इंडिया के बाहर का, शायद कोलंबिया का था या थाईलैंड का था, कि कहाँ कैसे इंडिया से झांसा देकर नौकरी का इन लोगों को वहाँ लाया गया, फिर एक बिल्डिंग में बंद कर दिया गया और फिर इनसे जो जितने आजकल ये डिजिटल स्कैम्स हो रहे हैं ये वहाँ पर करवाते थे, लोगों को वहाँ कॉल बॉल करते थे। तो ये भी उसी तरह की ह्यूमन ट्रैफिकिंग में शामिल है कि आप किसी को झूठ बोलकर ले गए नौकरी का बाहर और फिर बाद में जाकर वहाँ उसको एक अलग तरह की बॉन्डेड लेबर आपने बना दिया। जी सर, यहाँ से जो लेबर जा रही है, अब आप ये सोचिए कि वो वहाँ जाके इंडियंस लोग बाहर जाके अपना रैकेट्स चला रहे हैं जो यहाँ से ट्रैफिक होके गए हैं। अच्छा। उनको वहाँ दिया गया कि तुम्हें कनाडा में या दुबई में हम अच्छी नौकरी देंगे। वो आप देखेंगे कि जो मोस्टली कॉल सेंटर्स हैं वो यहाँ के बंदे काम कर रहे हैं, उनकी एसेंट ऐसी हो जाती है उनको कोई पहचान नहीं सकता कि इज़ एंड इंडियन की अमेरिकन। क्यों? कि वो अच्छे से बोलते हैं, उनको चीटिंग के लिए ले वहाँ जाके उनको कहते हैं तुम्हारा टारगेट है, तुमने इतने $1,000 इकट्ठे करने ही करने, आज का किसी तरीके से उन्हें वो बनाइए। तो आप ये सोचेंगे जो अब डिजिटल स्कैम आ रहा है ना, इस लेवल पे, पीक लेवल पे हो गया है कि कर वो ट्रैफिक विक्टिम ही रहे हैं। उनको पता है कि मैं फंस गया, कोई बात नहीं, वर्कर हैं वर्कर कहेंगे विक्टिम है, मरेगा तो ये, मैं तो दूर बैठा हूँ मरने के लिए। अब हम देख रहे हैं कि इतने करोड़ों रुपए खातों में ट्रांसफ़र हुए, इतने उसमें ट्रांसफ़र हुए, जब उनकी आइडेंटिटी निकलती है, कौन है ये बिहार का वर्कर है जी, कौन है जिसका खाता है ये यूपी का वर्कर है, जिसके पास 8,000 नहीं, उसके कम खाते में 100-100 करोड़ रुपए कहाँ से आ रहे हैं? अब वो बंदा कहाँ ट्रेस है? वो जिंदा मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। हम उस समाज में बैठे हैं जहाँ 500 रुपये के लिए बंदा मार दिया जाता है, वो तो 100-200 करोड़ 500 करोड़ के लिए वो बंदा बचा होगा, उसके नाम से ऑपरेट हो रहा है, कोई वेरिफिकेशन नहीं चल रही उनकी। योगेश जी, जो हम बात कर रहे थे कि जितने भी लोग हैं ट्रैफिकिंग के थ्रू जिनको अलग अलग कामों में लगाया जाता है, उसमें भीख भी बहुत सारे लोगों से मंगवाई जाती है ना, तो उसमें क्या कुछ हथकंडे लोग अपनाते हैं और उसमें किस तरह से लोगों को उनको अब्यूज़ करते हैं लोग? देखिए सर, जो बैगिंग माफिया है ना, बैगिंग माफिया इज़ एक शेप है ट्रैफिकिंग की। उसमें जैसे हैंडीकैप बंदे हैं, बच्चे हैं,
उनको 20 रुपये डेली और 40 रुपये डेली पे उनके घर से लेके जाते हैं और शाम को उनके घर पे छोड़ देते हैं, जो ऑलरेडी हैंडीकैप्ड है। हाँ। उनको लेके कौन जाता है? हष्ट पुष्ट आदमी अपनी कमर पे बैठा लेगा। जो हम देखते हैं ना कि भाई भजन सुनते हैं, जो रास्ते में गाते जाते हैं कि तूने सब कुछ दिया हमको देंगे, वो 20-20 रुपये वाले बच्चे होते हैं। उनके शाम को उनके माँ बाप को 20 रुपये दे दिए जाते हैं, थोड़ा बड़ा होता है उनको 40 रुपये मिल जाते हैं। पूरी दिहाड़ी उनसे 1000 रुपये 500 रुपये कमाए जाते हैं। नहीं है, जो बच्चे हैं मिसिंग हैं उनके हाथ पैर काटे जाते हैं। अब आप ये सोचिए कि जिसका कोई है ही नहीं उसके साथ जो मर्जी करिए। और आपने कभी नीरज जी नोट किया होगा, जो बंदा दूसरे बंदे यानी एक लेडीज़ बच्चे को गोदी में लेके मांग रही होती है, कभी उनकी शक्ल मैच करती है? आपने नोट ही नहीं किया होगा। बच्चे ऐसे गोरे गोरे चिट्टे चिट्टे, ये एक आधी बार हमने भी नोट किया ट्रैफिक सिग्नल पर। ना। तो डीएनए सरकार ने स्पेशल मुहिम चलाई कि भिखारियों के बच्चों को डीएनए चेक होगा पंजाब में। बहुत फेक निकले, उनके बच्चे ही नहीं है वो। जो हम देख ही सकते हैं कि किसी का बच्चा गोरा है, किसी का काला, जो रंग ही नहीं मैच कर रहा उसका तो बच्चा है नहीं। कहाँ से उठा के लाएं? तो ये 5 लाख रुपए लड़की, 10 लाख रुपए लड़का, न्यूबॉर्न बच्चे का रेट है। किसी के पास नहीं है तो ऐसे मिलते हैं उनके 10-10 लाख रुपए में, अगर बच्चा खरीदना है तो। और कहाँ से ये उठाते हैं बच्चों को? सर लोगों के घरों से। अब आप ये देखिए कि कितने रिपोर्ट आपके पास देखते होंगे, हॉस्पिटल के मामले आते हैं। हॉस्पिटल के हैं, घरों से हैं। गायब हुआ बच्चा कभी किसी को मिलता है? हमने न्यूज़ तो 100 बार सुनते हैं कि ये बच्चा गायब हो गया, ये हो गया, ये हो गया, पर कभी हमने उसकी न्यूज़ ये सुनी कि ये रिकवर भी हो गया। क्योंकि बच्चे के केस में मिलना इसलिए मुश्किल है ना, क्योंकि उस बच्चे को तो खुद कुछ पता नहीं पता होता है ना, और थोड़ा बड़ा होता तो और उसकी मेमोरी पे कुछ याद नहीं रहता उसको। देखो सर, वो मिले जिनको 18-18 20-20 साल हो गए, एक ही जगह पढ़े, उनको यही नहीं पता कि मेरे माँ बाप कौन है। अब उनको जो मर्जी ले जा रहा है, काम करवा रहे हैं। जो शेल्टर होम है, सरकारी शेल्टर होम है, वहाँ बच्चे बड़े भी हो गए, उनको यही नहीं पता मेरे माँ बाप कौन है। उनको कुछ को जो सरकार की नज़रों में आ जाते हैं, जो नहीं आते वो तो ट्रैफिक माफिया के हत्थे चढ़ गए। तो वो अकेला इस चीज़ का भी एक्सप्लोटेशन नहीं, उनके ऑर्गन्स का, उनका फिजिकल अब्यूज़ कितना होता है। हम आपने देखा हुआ जीबी रोड में वो लड़कियां कहाँ से हैं, मजनू का टीला, लड़कियां कहाँ से हैं? सब बंगाली, नेपाली। उनको वहाँ से कहा जाता है कि चलो तुम्हें काम लगाते हैं दिल्ली में। अब दिल्ली में तो यहाँ बैठे हैं। आप अज्यूम करेंगे कि एक लड़का है सलमान, जिसका नाम ही सलमान है, और उसका कम से कम 25 FIR में दिल्ली में नाम है। उसका काम सिर्फ ये है कि टॉर बना के चलनी है, बंगाल से लड़कियां लेके आने। आ जाते तो दिल्ली कमाता हूँ, कपड़े टॉन्ट के पहन के आया दिल्ली, थोड़े दिन एंजॉय किया, जीबी रोड पे दे जाता है। 25 FIR को तो मेरी नॉलेज में जो उनका नाम होगा, और हर बार छूट भी जाता है। पकड़ा कहाँ जाता है? छूटना तो बहुत दूर की बात है, पकड़ा कहाँ जाता है? और पुलिस जानने की कोशिश भी नहीं कर रही कि कौन है ये। सर पता होता उनको। मैं जीबी रोड की बता रहा हूँ, मैंने रेड की थी, उनको डर नहीं है सर। एक एज ग्रुप है, लड़कियाँ आई जिनको यहाँ आके बेच दिया गया। बेच करने के बाद उनको होता है, मैं डेली का टारगेट है 8000 6000 पर शॉट का है उनका 400-300 रुपये। अब उन्होंने शाम को 8000 रुपये इकट्ठे करने 24 घंटे में, है ना। अब उनकी एज ग्रुप है कि 18 साल तक हैं, 20 साल तक हैं, जब तक तो वो यंग हैं। 23 24 25 के बाद जब शरीर ढलना शुरू हो जाता है, वो बन जाती है वहाँ की दीदी। उनको चला कौन रहा है? ट्रैफिक माफिया। कितनी बार नाम उजागर हुए हैं आपने। बिहार का देखा था आपने, वो कौन सा था, एक शेल्टर होम में जहाँ पे लड़कियों के साथ हुआ, है ना। हम रोज़ देखते हैं, अपना बस्ती है गोंडा बस्ती में, वहाँ आप जाके स्टेशन के बगल में, अगल बगल में देखिए, दोनों साइड 2-2 किलोमीटर लंबी लाइन मिलेगी लड़कियों की आपको। सर क्या लोगों को नज़र नहीं आते? आता है। हाँ, जीबी रोड दुनिया को नज़र नहीं आ रहा। तो ये सिस्टम की क्या जिम्मेदारी नहीं है? तो वैसे भी इलीगल है, अगर कुछ चल भी रहा है तो ये पता करना तो फर्ज है ना कि इसके अंदर जो लोग हैं वो कौन लोग हैं, कहाँ से लाए गए हैं, उनका अपनी मर्जी से हैं या उनको कोई भेज के गया है। ये तो कोई, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ करप्शन है इसका मतलब। जी, सिर्फ आशीर्वाद है जी सर, सिस्टम का कि तुम करो, कोई बात नहीं। सर हमारे जाने से पहले, रेस्क्यू करने से पहले उनके पास इन्फॉर्मेशन कहाँ से पहुँच रही है? कोई तो दे रहा है, उनके पास पहुँच रही है। मैंने बताया, मैंने 20 रेस्क्यू किए थे, जो पंजाब में करता हूँ, यहाँ करता हूँ, सारे टिप ऑफ होते थे, पर हम फिर भी करते थे, निकालते थे विक्टिम, फिर भी निकलते थे। तो ये बताइए, अब योगेश जी यादव आपने समस्या बताई किस तरह से और कैसे इन लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है। ऐसे में आप जैसे लोग हैं, उनका क्या रोल आता है? आप इनको जब जस्टिस दिलाते हैं तो
उसमें सिस्टम कितना आपकी सपोर्ट करता है और आप इनको इनके पुनर्वास का भी इंतजाम करते हैं, रिहेबिलिटेशन का भी काम करते हैं, मुआवजा भी इनको सरकारों से दिलाते हैं, तो उसमें सरकार की पॉलिसी क्या और सिस्टम का कितना चैलेंज आता है आपको और कितनी मदद मिलती है? मैं नीरज जी इसमें ना कुछ एक केसेस के साथ आपको थोड़ा सा डिफाइन हाँ, करूँगा। बिल्कुल। एक लड़की है 14 साल की जिसकी माँ प्रेग्नेंट है। ओके। लुधियाना का केस बता रहा हूँ। माँ प्रेग्नेंट है, बाप उसको डिलीवरी के लिए उसकी माँ को, विक्टिम की माँ को हॉस्पिटल में लेके जा रहा है 8 दिन के लिए। तो वो पिता अपनी एक दोस्त को बोल जाता है कि भैया मेरी बच्चों का ध्यान रखना। 8 दिन में उस बंदे ने उस लड़की की गर्दन पे रख के चाकू कितना अब्यूज़ किया होगा आप अज्यूम नहीं कर सकते। 8 दिन में मैं कह रहा हूँ 80 बार भी किया हो तो भी कम है। मतलब बंदा बच्चा मर जाएगा, पर उसको डरा के रखा कि अगर तूने बताया तो तेरा छोटा भाई है, इसको भी मार दूंगा, तुझे भी मार दूंगा। वो बच्ची 8 महीने नहीं बोली। 8 महीने नहीं बोली। 8 महीने बाद जब उसका पेट बाहर आया तो उसके माँ बाप ने कहा बेटा ये क्या है? करे पापा जब मम्मी भैया होने वाला था ना, जब आप हॉस्पिटल में ले गए थे, आपने वो अंकल को भेजा था मेरे पास, उन्होंने मेरे साथ ये किया। ये 14 साल की लड़की, 8 महीने की बच्ची का अबॉर्शन नहीं हो सकता था, उसका बच्चा हुआ। आप ये सोचिए कि मैं आपको सुन के शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, अक्यूज्ड की फैमिली ने और अक्यूज्ड ने उस लड़की के घर किन्नरों को भेजा कि तुम जाओ मेरे बच्चा हुआ है, बधाई ले आओ। मेरे बच्चा हुआ है मतलब जब किसी का रेप करके बैठा है कि लड़का क्यों कर रहा हूँ ऐसा? ताकि वो लड़की ट्रॉमा में रहे, कॉम्प्रोमाइज कर ले मेरे साथ, वरना मैं तुम्हें ऐसी जलील करूंगा। मैं जब उस लड़की के बाप ने मुझे फ़ोन किया ना, मेरे अब भी अंदर से रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि वकील साहब मेरे घर पे ना किन्नर आए हैं, पैसे मांग रहे हैं कि तुम्हारे लड़का हुआ है। ये चीज़ तो हम छुपा रहे थे और ये सारी दुनिया को बता रहा है। वो मानेंगे नीरज जी, लड़की आज मर चुकी है, वो ट्रॉमा में नहीं, हमारी इस धरती पे नहीं है। वो भगवान को प्यारी होगी। वो बच्चा तो 3 महीने बाद मर ही गया था। वो लड़की भी भगवान को प्यारी होगी। सिर्फ क्या था, उसकी बाप की गलती थी कि उसने किसी पे अंधा विश्वास कर लिया, दोस्त पे विश्वास किया था। तो ये चीज़ें वो हैं, कहाँ आप विश्वास करेंगे? सर हमने केस लड़ा, हम क्या कर सकते हैं? लिटिगेशन में हेल्प करेंगे कि उस लड़की से हमने खूब अच्छे से प्रेपरेशन हुई, केस चला, उसमें हमने दोषी को 20 साल की सज़ा भी कराई। वो दोषी के खुद बीवी और बच्चे आके हम उसे लड़की से कह रहे हैं कि तेरी शादी से दोबारा से करवा देते हैं, तो हम इस केस को, मतलब खुद की सगी बीवी बोलती है कि तेरी शादी करवा देते हैं, तो मेरे घर वाले को छुड़वा दे। तो कहाँ मेंटालिटी जा रही है? हम तो इतना कर सकते। उसके बाद हम ट्रॉमा में कहाँ था? सर जो चीज़ बच्ची के साथ हुई है ना, हम आप सिर्फ सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, पर उसे फील नहीं कर सकते कि क्या ट्रॉमा रहा होगा। आज हम अपनी ना इज्जत बचाने के लिए ये कहते हैं कि ये बात किसी को बाहर ना पता चल जाए और उसके घर पे किन्नर भेजे थे। कितना ट्रॉमा रहा कि वो मर ही गई है। तो ऐसे कितने ही केसेस हैं ऐसे। बच्ची स्कूल जा रही है, पेंसिल लेने के लिए गई, दुकानदार ने पकड़ लिया, कर दिया रेप। मतलब पहले ये था कि अक्यूज को ना पहले मोशन बनाना होता था कि भाई मैं, मेरे दिमाग में हवस चढ़ी है तब मैं करूँगा ना। अब क्या है, रेडी है, आज ऑलरेडी उस स्टेट ऑफ माइंड में है। वो जो कह रहे हैं ना कि समाज की गंदगी तो, पर्यावरण की गंदगी तो साफ कर ली, दिमाग की गंदगी नहीं हुई। मेरे पास केसेस आते हैं, स्कूटर पे जा रहा है, सिलाई वाला है, पूछ रहा बेटा तेरी मम्मी घर पे है, मैंने ब्लाउज का नाप लेना है। नहीं अंकल मम्मी तो घर पे नहीं है। अच्छा चल 1 मिनट अंदर चल। इतनी देर में तो उसका रेप कर दिया। कितनी देर लगी इस इंसिडेंट को बताने में? आपको 2 से 3 मिनट लगे, तो इतनी देर में उस बंदे ने उसका रेप कर दिया। वापस आया, स्कूटर मारी के चला गया। अब बच्ची किसी को क्या बताए कौन था कौन नहीं था? पता है कि एक अंकल आए थे, कैमरों से पता चला तो मोहल्ले का दर्जी था। लोग कहते हैं, वीडियो डालते हैं कि दान कीजिए, खाना पीना खिलाइए। एक ने गेट खड़काया, गर्मी बहुत है बेटा पानी पिला दे। पानी पिलाया, सिक्योरिटी गार्ड था, उसने पानी पिलाया। जब देखा घर में कोई नहीं, ले गया उस लड़की को, 14 साल की को अंदर, फिर रेप करके आ गया, चला गया। अब वो बंदा ही नहीं ट्रेस हुआ 5-7 दिन। वो तो कुदरती एक दिन पापा के साथ जा रही थी कि पापा ये वो अंकल है जिन्होंने मेरे पानी पीने आए थे, साइकिल पे बैठे बैठे इन्होंने मेरे साथ गलत किया। करवाई सज़ा 20-20 साल लोगों को। और आप ये वो केस बता रहे हैं जिसमें आपने खुद आगे बढ़ के सज़ा कराई है सर। 1.5 साल की बच्ची सर, मैं आपको बताऊंगा, 1.5 साल की बच्ची, सुनने में भी बहुत अजीब लगेगा आपको
कि उसके माँ बाप हैं माली, काम करने चले गए, बच्ची बड़ी बहन के साथ बैठी है घर में, बड़ी बहन कितनी 6-7 साल की, बैठे दोनों खेल रहे हैं। आया पड़ोसी सर 1.5 साल की के साथ उसने इंटरकोर्स किया, और किस ब्रूटल लेवल पे किया है कि वो लड़की आज मरी और कल मरी, इतना हालत बुरी हो गई थी उसकी, और 1.5 साल की थी। जज साहब ने कहा कि योगेश ना, ऐसे राक्षसों को जिंदा नहीं छोड़ना। जज साहब ने उसमें उम्र कैद सुनाई, और उम्र कैद कैसे सुनाई, लास्ट सांस जेल में ख़त्म होगा, 25 साल से पहले पेरोल नहीं दूंगा मैं। और उस बच्ची को हमने 3 लाख रुपए दिलवाए थे। हाँ, 3 लाख रुपए कंपनसेट करवाया गवर्नमेंट से। और ये पैसा गवर्नमेंट अपनी तरफ से, गवर्नमेंट देती है। एक्यूज पर भी फाइन लगता है? अक्यूज पे भी फाइन लगता है सर, 50,000 1 लाख पर है कि जिस बंदे ने सोचा कि मुझे 20 साल की सजा हुई है तो ये फाइन कौन सा मेरे लिए बड़ी बात है, ना देने पे 6 महीने की सजा, वो देता ही नहीं है। आज तक किसी अक्यूज ने जमा ही नहीं कराया। लेकिन ये यहीं पर योगेश जी एक बात पूछूंगा, जो सारे केस आप बता रहे हैं कि सरकार पैसा दे रही है, अपनी तरफ से मुआवजा दे रही है, लेकिन जो लीगल जो सारी प्रोसीजर है, ये तो आप जैसे लोग या जो एनजीओ से जुड़े लोग कर रहे हैं, क्या सरकार ऐसे मामलों में सरकारी वकील भी देती है? सर ऐसा है, देखिए सरकारी वकील प्रोसिक्यूशन की तरफ से एक मिलता है, पर वो प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो लॉयर होता है वो एक ही वकील, मान लीजिए कोर्ट 60 कोर्टें हैं तो गिन के हमारे पास 6-8 वकील हैं सरकारी, वो सारे कोर्टों में घूमते हैं। अब उनका कहाँ ध्यान है? दिल्ली में तो चलो एक अच्छा प्रोसीजर है, एक प्रोसिक्यूशन की तरफ से 4-5 लॉयर मिलते हैं, NCPCR का मिलेगा, NCW का मिलेगा, DLSA का मिलेगा, और स्टेट में तो वकील ही नहीं देते हैं। बच्ची को यही नहीं इस पता तरह के मामलों में भी वकील नहीं देती है? प्रोसिक्यूशन की तरफ से एक वकील है सरकारी, उसके अलावा कोई नहीं। अब वो आएगा, अब बच्चों को तो पता नहीं कौन है, हर बार नया कोई सरकारी वकील आ जाता है, क्योंकि किसी न किसी कोर्ट में ड्यूटी लगी थी, अच्छे बयान कराने, आप कौन है, मैं आपका वकील हूँ, नहीं नहीं पिछली बार तो कोई और था। अब वो कॉन्फिडेंस किस पे बने, उस जगह पे कहाँ करते हैं, हमारी जैसी संस्थाएं खड़ी होती हैं, कोई बात नहीं, हम खड़े हैं आपके साथ में, आपके साथ दिक्कत होगी, थ्रेट हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, बयान समझाने, समझ लिए, कंटेस्ट कर लिए, बेलें डिसमिस करवा रहे हैं सर, ना करें। कभी आपने देखा कि अक्यूज्ड की बेल कराने, डिसमिस कराने के लिए सरकारी वकील खड़ा हो? कभी देखेंगे नहीं। आपने कभी कोर्ट में देखी सरकारी वकील बहस करते हैं? हाँ, जब पूरा सिस्टम ही पैसों के लिए बिक रहा है तो सरकारी वकील की क्या इतनी कोई बहुत बड़ी उसके ऊपर मॉरल ऑब्लिगेशन है कि वो उसको करवाए? एक छोटा सा किस्सा था कि 11 साल की लड़की माँ बनी थी एक, उसका क्या था, होली वाले दिन उसके साथ रेप हुआ, तो रिपोर्ट होने से पहले उसने पुलिस को भी पकड़ाया, अक्यूज्ड को, उसके माता पिता ने, सिर्फ वो भी बर्फ़ के लिए रेप हुआ। गर्मियाँ पड़ती थी, बर्फ़ लेने के लिए सड़क पार करके किसी के बड़े घर में जाती, वो झुग्गी में रहती थी, वो उसने उसका कॉन्टीन्यूस रेप किया था, तो वो बच्ची प्रेग्नेंट हो गई। वो बच्ची इतनी सीधी सर, इतनी सीधी, उसे ये नहीं पता कि उसका नाम क्या है जिसने मेरे साथ गलत किया है। जब भी उससे मिल रहा था मतलब मेंटल चैलेंज थी। मैं उसकी कंडीशन आपको बताऊं, जब उसके गोदी में बच्चा था ना, तो मैं उससे ना 164 के बयान की प्रक्रिया होती है, उसके लिए कोर्ट में गए थे, तो उसकी गोदी में ये बच्चा है, और बच्चे को तो उसको ये नहीं पता कि ये मेरा बच्चा है, उसको खिलौना समझ रही है। हुई 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 11 साल की, दूध की बोतल होती है, उसकी धार बना के उसके मुंह पे डाली थी, किश 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 किश। मैं आंखों से पानी आ गया कि इसको ये नहीं पता कि ये मेरा बच्चा है कि खिलौना है। अब मैं कोर्ट में गया, मैं कि जनाब इसके 164 स्टेटमेंट होनी है। जज साहब कह रहे यू आर नॉट द गार्डियन, आप अंदर मत आइए। ये मैं कहा वो लड़की दोषियों के साथ बाहर खड़ी है, क्या वो उनकी रिश्तेदार है? मैं कहा नहीं, आप हमसे गलत बोल रहे हैं, ये है वो है, आपको मैं कंटेम्प्ट लगा दूँ। मैं कहा 100 बार लगाइए आप। मैं कहा पर लड़की को अलग बुलाइए। फिर उन्होंने अंदर बैठा दिया, फिर वो कह देगा वकील साहब ना मिले इनसे। मैं कहा मैं क्यों ना मिलूँ भाई, मेरी विक्टिम है, मैं उनका तरफ से हूँ। उन्होंने, पुलिस वालों ने घेरा बना लिया उस लड़की के साथ, कोशिश की कि वकील ना मिले, पर मैं फिर भी ज़बरदस्ती। फिर एंड में जब जज साहब ने उसके 164 के बयान ले लिए ना, मुझसे कह रहे योगेश, कह रहे मुझे नहीं पता था इतने सीरियस केस है, चलो आगे से ध्यान रखना। उस केस में सर हमने 20 साल की सज़ा कराई। अब ये देखिए कि सरकारी वकील का रोल क्या था, केस लड़ना, सज़ा कराना, कंपनसेट करना। उसका कंपनसेशन ही नहीं लगाया। हमने उस परिवार को बुलाया कि भाई मुआवजा मिला, नहीं मिला, चलो कंपनसेट गवर्नमेंट से करवाते हैं। उसकी पटिशन फाइल की, जज साहब ने जल्दी में 3 लाख रुपए कर दिया। फिर मैंने सोचा, मैं कहा इसका तो 3 लाख क्या है, इसके तो हाथ में बच्चा भी है, गोदी में, क्या करें। मैंने उसका बच्चा अपने गोदी में यहाँ रख लिया, लिटरली बता रहा हूँ।
जो फिल्मों में सीन होता है ना, गांव में जो दूध न लेने जाते हैं, तो मैंने उसका बच्चा गोदी में यहाँ रख के मैं कोर्ट में ले गया। जनाब कह रहे वकील साहब ये किसका बच्चा उठा लाए? मैं कहा जनाब ये वही बच्चा है जिसका आपने कंपनसेशन नहीं दिया। जज साहब ने कहा मेरे से बड़ी भारी गलती हुई, काट के साथ 7 लाख कर दिया। अब ये सोचिए कि चलो उसके साथ जो इंसिडेंट हुआ, ट्रॉमा हुआ, झेला, वो सारा कुछ है, पर हमारे एक एफर्ट से उस बच्चे की ज़िंदगी को थोड़ा 7 लाख की सपोर्ट तो मिली। कहाँ उसे किसी ने 7 रुपया नहीं देना था। जो काम सरकारी का था वो हम जैसी संस्थाएं कर, तो कम से कम वो साल 2 साल 5 साल सिक्योर तो रहेंगे। सही बात, सही बात। नहीं, आप जो बता रहे हैं उसमें योगेश जी ये तो अच्छी बात है कि चलो सरकारी तंत्र ऐसा है कि वहाँ पर इस तरह के केसेस में मुआवजा मिल रहा है बच्चों को जिनके साथ कुछ गलत काम हुआ है। लेकिन ये मुआवजा तब उस कीमत पे मिल रहा है ना जब आप जैसे लोग आ रहे हैं और सारी उस प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं और उसको किसी को जेल करवा पा रहे हैं। लेकिन ये काम भी तो सरकारी वकीलों का, सिस्टम का, जैसा आपने कहा कि पुलिस की रिपोर्ट ही नहीं लिख रही है, नहीं लिख रहे, नहीं लिख रही है, नहीं लिख रहे। ठीक है। जब बंधुआ मजदूरी वाले मामले आपने बताया कि उसमें पूरा सिस्टम मिला हुआ है, तो अगर वो सिस्टम ही सपोर्ट नहीं करेगा, और जुडिशरी को तो एविडेंस चाहिए ना, और वो प्रोवाइड करवाना तो पुलिस का तंत्र का काम है, वही नहीं पहुंचेंगे तो क्या होगा फिर? सर ILO कह रही है 5 करोड़ बॉन्डेड लेबर है, सरकार कह रही है 3,16,000 है। सरकार खुद नहीं चाह रही है रिपोर्ट करने के लिए, ठीक है ना। जब सरकार, आप देखिए कि बॉन्डेड लेबर में जहाँ 3,16,000 सरकारी केसेस हैं, मेरी नॉलेज में अगर मैं पूरे हिंदुस्तान से निकालूं तो 50 या 100 केसेस में कन्विक्शन नहीं हुई अभी तक बॉन्डेड के में, स्पेशली इन बॉन्डेड लेबर। समरी ट्रायल ही नहीं कर रहे हैं, DMs को पता ही नहीं कि समरी ट्रायल करना कैसे है। अब समरी ट्रायल ही नहीं होगा, कन्विक्शन कहाँ से हो जाएगी? अब बॉन्डेड लेबर 5 करोड़ और 3 लाख में कितना फ़र्क है? अगर वो सारे के सारे ट्रेस आउट होने पे ध्यान दें कि हम निकाल ले कहाँ बैठे हैं, तो कितना हमारी प्रॉब्लम सोल्यूशन होती है। क्या पता उनमें ट्रैफिकिंग विक्टिम भी निकले, क्या पता उनमें चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ वाले बच्चे भी निकले, क्या पता उनमें मतलब जो खरीदे हुए बेचे हैं बच्चे वो मिले। सारी चीज़ें हैं, सरकार करना चाहे तो क्या नहीं कर सकते सर। सेम चाइल्ड लेबर में, सेम चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ में लोग, पुलिस वाले रिपोर्ट ही नहीं दर्ज करते पॉक्सो की। रीज़न कि हमारे पे कार्रवाई पड़ेगी। फिर हम जैसी संस्थाएं जाती हैं, पर रिपोर्ट तो दर्ज कर लो, नहीं करेंगे तो इस पर ये ऑब्लिगेशन आप पे आएगा। और आज के टाइम पे ना दोषी इतना स्ट्रांग हो गया ना ये कि उनको तंत्र का डर ही नहीं है पुलिस का। मैंने कई केसेस में देखा, लड़का विक्टिम 16 साल का है, अक्यूज्ड 20-22 साल का है, घर में DJ लगा के लड़के के साथ ही कार्डिनल सेक्स कर रहा है कि वो चीखे भी मारे तो वो DJ की आवाज़ में सुनाई ना दे, है ना। अब आप ये सोचिए कि वो सीन कितना डरावना होगा कि उधर DJ बज रहा है, वो विक्टिम के साथ कार्डिनल सेक्स कर रहा है और करते करते नाच रहा है। आप जो बातें बता रहे हैं, फिल्मों में जब हम विभत्स सीन देखते हैं, जो आप बता रहे हैं ये हकीकत तो उस फिल्मी हकीकत से भी कई गुना ज़्यादा विभत्स है। मतलब शब्द ही नहीं मेरे पास कि दिल को तोड़ने वाली है, मायूस करने वाली है, रोंगटे खड़े कर देने वाली है। इसे कैसे बयां करें। और सबसे बड़ी चीज़ जो आप कह रहे हैं कि जो पूरा तंत्र है उसकी जो एक संवेदनहीनता है कि भैया भले एक बच्ची के साथ कुछ गलत काम हो गया, लेकिन हम पॉक्सो में अगर मामला दर्ज करेंगे तो फिर हमें एक्शन लेना पड़ेगा और हमारे पास हमारी बदनामी होगी कि आपके यहाँ ये सब हो रहा है या इतने केसेस हमें सॉल्व करने पड़ेंगे। एक बच्ची थी 16 साल की, उसमें जब ना शादी, उसका ना पापा कह रहा वकील साहब इसकी ना शादी करानी है, हमने कोई ठीक ठाक सा लड़का देखना है, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं मतलब कोई हाई फाई। उसके साथ क्या हुआ था? उसके साथ भी सेक्सुअल यूज रेप हुआ था। तो वो किसी लड़के ने ले गया, गांव का लड़का था, ले आया, वो प्रेग्नेंट हो गई 3-4 महीने की, फिर वापस आई, फिर वो फंक्शन में गई तो पता चला, जब ले गया पुलिस ने रेस्क्यू किया कि ये प्रेग्नेंट है, फिर उसका अबॉर्शन हो गया। उस केस में हमने 20 साल की भी सज़ा कराई। इन बिटवीन उसका पापा कह रहा है कि इसकी शादी होनी है, जब वो 18 की हो गई थी। तो मैं कहा थोड़ा सा देख के करना, 18 से ऊपर हो गई जाए ना लड़की तब करना। सर आप मानेंगे कि उसका पापा कोई लेबर क्लास आदमी ढूंढ रहा था उसके लिए, जिस लेवल का था। फिर हमने कहा नहीं रुक, मैं तेरे लिए इसका हिला करता हूँ। हमने उसका कंपनसेशन फाइल किया, उस बच्ची को 4 लाख रुपए मिले, 7 लाख मिले, क्योंकि प्रेग्नेंट थी वो। और उसके पापा ने उन पैसों से लड़की की शादी सरकारी नौकरी वाले से की। सिर्फ एक कंपनसेशन जो उसको टाइमली मिल जाता, लेबर क्लास से सरकारी नौकरी वाले से शादी हो रही है उसकी।
लाइफ में कितना चेंज और आ ये गया इसलिए हुआ क्योंकि आपने एफर्ट किया और उसको पैसे दिलवाए, जो कि सरकार का काम था। ऑटोमेटिकली, और अगर आप वो एफर्ट नहीं करते तो फिर उसकी जिंदगी फिर से फिर वही रहती। तो ये आप ये सोचिए कि हम सरकार इन चीज़ों को पैसा दे के उन पे कोई एहसान नहीं कर रही है, वो जो ट्रॉमा है सरकार कहाँ से पूरा कर पाए, हम जैसे लोग ही देख रहे और हैं। ये पैसा देने का काम भी योगेश जी इतना सरल है कि सरकार को देना, ये एक बार में मिलता है, किस्तों में मिलता है, कितनी आसानी है, मुश्किल से मिलता है। देखिए सर, कन्विक्शन जो पॉक्सो के रूल्स बोलते हैं कि आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, इंटरम कंपनसेशन और फाइनल कंपनसेशन, 3 शिफ्ट्स में मिलता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर आप जाइए डीएलएसए में कि बच्ची के साथ हुआ है, कोर्ट के पास वो 25% तक कंपनसेशन कर देंगे, यानी 4 लाख है तो 1 लाख रुपए दे देंगे। इंटरम में अगर मान लीजिए बच्ची के साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि फिजिकल इंजरीज हैं, एजुकेशनल नीड है या कुछ और है, तो इंटरम की शेप में उसे 50,000 1 लाख और मिल जाएगा हैं। एट द टाइम ऑफ कन्विक्शन और एक्यूटल, कोई रूल ऐसा नहीं है कि अगर विक्टिम एक्यूटल हो गया, बरी हो गया, तो उस बच्ची को कंपनसेशन ना मिले, ऐसा कोई रूल नहीं। तो उस केस में भी 4 लाख तक उसको कंपनसेशन का रूल है, क्योंकि एक्चुअल में तो बच्ची के साथ हुआ है। अब वो प्रूफ हुआ नहीं हुआ तो वो बच्ची का तो कसूर नहीं है। तो अब ये चीज़ें गवर्नमेंट को देखनी चाहिए कि हम जो 2 लाख बच्चों की मैंने पिटीशंस फाइल कर रहा हूँ वो नेशनल लेवल की हैं सर। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में मेरे 450 से ऊपर केसेस पेंडिंग हैं। देखो एक डिस्ट्रिक्ट में डाटा निकल रहा है, किसी में 10,000 बच्चों के साथ हुआ है, एक डिस्ट्रिक्ट में, एक डिस्ट्रिक्ट में हाँ निकल रहा है सर। महाराष्ट्र में तो इतना ज़्यादा, आप लाखों में गिनती है उनकी तो। या पॉक्सो के मामलों की बात कर रहे हैं? पॉक्सो के, चाइल्ड क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन। और इसमें ज्यादातर जो एक्यूज्ड होते हैं कौन लोग होते हैं? चिर परिचित होते हैं, मोहल्ले वाले हैं, रिश्तेदार हैं, कौन है? 90% तो नोन है सर। नोन है? नोन है, उनका पड़ोसी है, उनका रिश्तेदार है, उनके चाचा ताई का लड़का है, समटाइम फादर भी है। ओके, ठीक है ना। 10% वो हैं कि जो रैंडमली सड़क पे जा रही बच्ची है या रोड साइड अकेली बच्ची है, उस पर किसी की नज़र पड़ गई। जो नज़र पड़ने वाले हैं वो भी बहुत हीनियस है सर। तो ये सारी चीज़ें हैं, किन किन पे आप भरोसा करेंगे? बाप के भाई पे भरोसा नहीं कर सकते, बाप के दोस्त पे भरोसा नहीं कर सकते, ऑटो वाले पे नहीं कर सकते, दुकानदार पे नहीं कर सकते, डॉक्टर के बच्चे हैं, अड़ोसी पड़ोसियों पे नहीं कर सकते। मतलब आपका कहने का मतलब योगेश जी है कि आपने बच्चे को कहीं भी किसी अनजान आदमी के पास छोड़ा या घर पर भी थोड़ी देर अकेला छोड़ा, और आप अगर किसी ऐसे मोहल्ले में रहते हैं जहाँ दीवारें सटी हुई हैं या यूं कहीं कि उस हिसाब से थोड़ा मतलब ज़्यादा बहुत संपन्न इलाका नहीं है वो, तो वहाँ पर बच्चे के मोलेस्ट होने के चांस बहुत ज़्यादा है। तो आपके हिसाब से अगर इसमें सबसे बड़ी लर्निंग माँ बाप के लिए, हालांकि अभी भी आप ये बोल रहे हैं कि ज़्यादातर गरीब इलाकों में उन तबकों में हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी लर्निंग क्या है? कि यही कि बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना है और किसी पे भरोसा नहीं करना। भरोसा सर, सौतेला बाप, औरत ने शादी की है, दूसरी शादी कर ली, सौतेला बाप था, उसकी घरवाली चली गई, यानी लड़की की माँ चली गई, बच्ची घर पे थी, उस बाप ने लड़की के प्राइवेट पार्ट में बेलन डाल दिया। सुनने वाली बात है, मर गई वो लड़की। आप किस पे भरोसा करोगे? वो उसका बाप है, पर ऐसा कि है सौतेला बाप, स्टेप फादर था, सेक्स करके मार दिया उसको, बेलन भी डाला उसके प्राइवेट पार्ट में। तो किस किस पे आप भरोसा करें? ये क्लास का नहीं है सर, मैंने आपको पहले भी कहा कि अभी हाई क्लासेस में जा रहा है, हाई क्लास में भी जा रहा है। उनके बच्चों के, जो डॉक्टर्स के बच्चे हैं, इंजीनियर्स के बच्चे हैं, जो छुप रही थी अब वो आने लगी, उजागर होने लगी। तो आपके हिसाब से ये कोई एक तरह से मोरालिटी का इशू तो रहा नहीं कि किसी आदमी को ये नहीं लग रहा कि मैं गलत कर रहा हूँ, बस वो उसको ये तो मान चुका कि करना है, बस वो मौके की तलाश में। जी, अब वो उसको सर, कई लोग ना इसे स्टेटस सिंबल मानते हैं। जी, इन कामों को भी, इन चीज़ों को स्टेटस मानते क्या हैं। सोचा उसके पीछे? अरे सर, किया बच्चे के साथ रेप है, मुझों को बट दे रहे हैं, देख कर लिया, क्या बिगाड़ लिया तुमने? उनको ये कि कुछ नहीं करना, मैंने एफआईआर रजिस्टर करवाई है। अच्छा, ऐसा क्या था केस? छोटा बच्चा था 6-7 साल का, और उसी के मोहल्ले का लड़का था, खेल रहे हैं, खेलते खेलते अब सोफे के पीछे दुबक गए। अब आप सोचिए कि बच्चों के अंदर भी ये चीज़ें मिल रही हैं जो कर रहे हैं, करते करते उस बच्चे की दादी खड़ी थी, उसको पता नहीं चली, उम्र दराज सी, और लड़का ना थोड़ी सी आवाज़ आई, उसकी दादी को हुआ क्या, मेरे बच्चा क्यों आवाज़ क्यों आई? इन बिटवीन उसने देखा कि वो दूसरा लड़का जो मोहल्ले का था वो वहाँ से बिना कपड़ों के भाग गया। उसने अपना पोता देखा तो उसके पीछे कार्डिनल में ब्लीडिंग हो रही थी। अब वो लड़का बाहर गेट पे आके खड़ा होकर ना, मुझे ये देखे, क्या कर लिया तुमने मेरा? अब वो उसकी फैमिली के लिए कितना ट्रॉमा रहा
कि जिसके बच्चे के साथ भी गलत हो गया और दोषी उसके गेट के आगे खड़ा होकर नाच रहा, भंगड़े डाल रहा है। फिर मेरे को फ़ोन आता है कि सर आप इस चीज़ में क्या कीजिए। मैं कहा आप चलो सिविल हॉस्पिटल, पहले उसका मेडिकल करवाते फिर FIR करते। उस केस में हमने करवाई सज़ा, बच्चे को भी मुआवजा दिलवाया सरकार से, सज़ा भी कराई लड़के को। मैं कहा अब करके देखा, अब नाच के देखा, भंगड़े डाल। मैंने खूब कोर्ट में कहा, मैं कहा अब डाल भंगड़े, कहाँ डाल रहा था तो उसको समझते हैं सर। अब सजा दिलवाई उसको। हाँ सर, छोड़ना नहीं सर। ये क्या है कि मैं भी, लेकिन योगेश जी ये सोच आ कहाँ से रही? मतलब ये बहुत ही असामान्य सी चीज है। मतलब एक आदमी जो नॉर्मल परिवारों में पलता है वो थोड़ी सी वैसी गलत चीज करता है तो उसके अंदर से खुद एक आवाज आती है कि गलत है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं ये अभी भी मैं मानूं कि या ये समाज का कुछ हिस्सा है वो कर रहा है, या मोटे तौर पर समाज ऐसा हो गया है, या समाज का एक सेक्शन है? कौन सा समाज है, कौन सी सोसाइटी है जो उसमें खौफ ही नहीं रहा चीजों का? सर ये चीज़ें ना जो लोअर क्लास में हमें हाईलाइट हो रही हैं और जो हाई क्लास में वो हाईलाइट नहीं हो रही हैं। नहीं हो रही है। हो उनमें भी रहा है, पर वो है कि वो हाईलाइट नहीं हो पा रही हैं। ठीक है। आप कह रहे कि सेक्शन, अब किस लेवल पे कहेंगे सर? 13.5 साल का बच्चा अक्यूज्ड है। ठीक है। 13.5 साल का बच्चा खुद अक्यूज्ड है, 2.5 साल की बच्ची के साथ कर रहा है, पता ही नहीं चल रहा उसे। आप ये सोचिए कि छोटे, ये कारण क्या है इसका? मोबाइल। सही बात है। हैं, अब मोबाइल को आप कितनी देर कंट्रोल कर लेंगे? आप यूट्यूब चलाते चलाते आप देखते हैं जो चाइनीज़ वीडियो आती हैं, उन बच्चों ने कपड़े कैसे पहन रखे हैं। उस तरह का कंटेंट प्रमोट भी कर रही है वो वेबसाइट, क्योंकि वो एंगेजमेंट के लिए बेहतर है उनके लिए। वो डोरेमोन, पोकेमोन, क्या क्या चलता है सारे देख ही रहे हैं हम, उनमें भी कहीं ना कहीं से तो आ ही रहा है। अब आप ये देखिए कि जो उनके जो कार्टून हैं वो भी इंडियन कल्चर के हिसाब से कपड़े नहीं हैं उनके, वो कहीं ना कहीं तो दिखा रहे हैं, छोटा भले कार्टूनिस्टिक फॉर्म में दिखा रहे हैं। तो ये चीज़ ये बताइए, आप जो काम कर रहे हैं ये साहसिक काम है, बहादुरी का काम है और समाज सेवा भी है, लेकिन आप ऐसे लोगों से भी टक्कर ले रहे हैं जो कि बहुत ही ताकतवर लोग हैं। अगर वो गलत काम कर रहे हैं इसका मतलब उनके पीछे बड़े लोगों का आशीर्वाद है, सहारा है, पूरा तंत्र है, तो जाहिर तौर पर आपको थ्रेट भी मिलते होंगे, धमकियां भी मिलती होंगी। उसके बारे में बताइए, ऐसे अनुभव भी रहे हैं आपके? सर मेरे साथ बहुत अनुभव ऐसे रहे हैं जहाँ मुझे थ्रेट भी मिले और शायद मैं बच भी ना पाता। क्या हुआ था? मैंने जम्मू में एक रेस्क्यू किया था, तो वहाँ पे 60-65 के करीब बॉन्डेड लेबर थे एक ब्रिकलिन में, और वो बॉन्डेड लेबर थे जिनको 30 साल हो गए थे, जम्मू आए, उन्होंने अपना घर ही नहीं देखा कहाँ है। मैं विश्वास नहीं कर रहा था कि 30 साल हो गए इनको यहाँ रहते हुए, इनके पास, इनको यही नहीं पता मेरा घर कहाँ पे है। अब मैं वहाँ रेस्क्यू कराया तो एम्प्लॉयर्स ने सारी एसोसिएशन इकट्ठी कर ली एम्प्लॉयर्स की। अब वहाँ से सारा DSP और जो भी पुलिस के थे, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वगैरह, तो बॉन्डेड नहीं है। मैं कहा नहीं है बॉन्डेड, आप मत डिक्लेयर करो, मुझे पता नहीं करोगे, पर इनको रिलीज तो करवा दो, यहाँ से तो निकालो कम से कम, नहीं तो ये तो मर जाएंगे। कह रहे ठीक है। अब भाई सर लिटरली मेरी बस के आगे, हमने वहाँ बस हायर कर ली क्योंकि इतने बंदों को ले जाना पॉसिबल, बस के आगे उस अड़ोसी पड़ोसी फैक्ट्रियों भट्टों के मालिक लेट गए कि हम इनको ले जाने नहीं देंगे। तो पुलिस वालों ने उनकी टांगे पकड़ पकड़ के खींची हैं कि तुम जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम पे FIR करेंगे कि भाई आप सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं। तो उसके बाद उस भट्टे के मालिक ने हमारे पीछे बंदे बदमाश लगा दिए हैं। अच्छा। बदमाश ऐसे लगाए सर कि बस तो हम ले जा रहे थे, हमें रात के अंधेरे में बस की लाइटें बंद करके खेतों से भागना पड़ा और अधबनी सड़क पे भगाई बस हमने। अगर आप ये मानिए कि अगर हम उस दिन पे वो कच्ची खेतों में से बस ना निकालें तो शायद वो 65 के 65 लोग मरे होते हैं। मतलब वो आप पे अटैक करने के लिए भी तैयार थे? सर आप ये सोचिए कि वो, हम आज के टाइम पे आपके चलती गाड़ी पे कोई अंडे पे शीशे पे अंडा मार देता है, हम वहीं डर जाते हैं, आपके पीछे तो बदमाश गूंस लगे हुए हैं। फिर हमने कोशिश करी, मैं बस वाले को कहा भैया तेरा जितना नुकसान होगा हम देंगे, पर आज बस को ना पंजाब के बॉर्डर में घसीट दें। उस बंदे बस वाले को भी सलूट है, उसने नहीं देखा क्या आ रहा, सड़क कच्ची है, पक्की है, दे रेस पे रेस। जब हम पंजाब के बॉर्डर में घुस गए, वहाँ पे एक रेलवे स्टेशन था, फिर मैंने स्टेशन में सारे वर्कर्स घुसेड़ दिए, फिर वहाँ GRP बुलाई हमने, क्योंकि लोकल जुडिक्शन हमारी शुरू हो गई थी, वहाँ से हमने उनको सिक्योर किया। मतलब आप तो बिल्कुल फिल्मी किस्से बता रहे हैं। तो फिल्मों में इस तरह की खौफ, डर और इस तरह के दुर्दांत लोग होते हैं सर। ऐसा ही है, अब जिनके अगेंस्ट हम टक्कर ले रहे हैं सर, उनके लिए 10-20 लाख रुपए, 1-2 लाख रुपए देके हमें मरवाना कोई बड़ी बात है? मुझे कोर्ट में घेर लेते हैं, बाहर घेर लेते हैं लोग, हमारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी चलती रहती है कि कैसे मरवाएं, क्या करें। बहुत बार मैं एक्सीडेंट से बचा हूँ, अब वो हमें नहीं पता चलता। मेरे केसेस में मैंने एक आदमी को सज़ा कराई थी 20 साल की, और उसके बाप को मरवा दिया लड़के ने,
जेल में बैठे ने। अब आप ये देखिए कि वो जब लड़की के बाप को मरवा सकता है तो मैं क्या चीज हूं उसके लिए। और मार के पेड़ से टंगा हुआ था क्या था लड़की। केस वो? ऐसा था, वो 3-4 साल की लड़की थी, वो एक आदमी था, उसने उसके साथ, वो एज था होगा 40-45 साल का, वो 3-4 साल की लड़की के साथ उसने रेप किया। उसका केस मैंने लड़ा लड़की का, उसमें हमने सज़ा कराई 20 साल। सज़ा करा के उसके कंपनसेशन के लिए मैंने फैमिली को मैंने बुलाया, मैं कहा अब सज़ा हो गई, इसका फर्दर पैसा शुरू करते हैं। अब वो फैमिली ने मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स दे गई, मैंने उसकी फ़ाइल की पिटिशन, तो मुझे कॉल करनी पड़ी उनको। आप मानेंगे सर, मैंने 15 दिन लगातार फ़ोन किया उस लड़के को, उसके लड़की के फादर को। मैं कह रहा हूँ यार ऐसा क्या हो रहा है कि ये बंदा मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। मेरे भी मन में डाउट हुआ, तो मैं कहा क्या हो रहा है देखें। फिर मैंने किसी तरीके से उसका ना घर खोजने की कोशिश की जहाँ पे वो रहते थे, तब उसकी बीवी मिली मुझे। कह रही सर मेरे घर वाले को तो 15 दिन हो गए मरे हुए। कह रहे मैं क्या हुआ? कह रहा ऐसे ऐसे एक जगह है रेलवे स्टेशन, वहाँ पे उसको मार के टांगा हुआ था, फ़ोन उसी के पास था, फ़ोन जेब में बज रहा था उसके। हालांकि 1-2 दिन बजा, पर वो फ़ोन पुलिस वालों के पास ही था। अब आप देखिए प्राइमा फेसी आप क्या सोचेंगे, आदमी की जेब से चीज़ चोरी नहीं हुई, फ़ोन भी जेब में ही पड़ा है, कोई चीज़ निकली नहीं है, पुलिस वालों को सारी चीज़ें मिल गई हैं, तो चोरी तो है नहीं थी। मरवाया तो उसी ने, अंदर से बैठा किसी ने किसी से करवाया। तो जब वो विक्टिम्स की फैमिलीज पे अटैक होता तो हमारे ऊपर भी है। तो फिर भी योगेश जी क्या मोटिवेट आपको करता है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहेंगे कि आपका, क्योंकि हर आदमी के दिमाग में आजकल आता है कि आपका स्वार्थ क्या है। चलो समाज सेवा अपनी है, लेकिन आप इतने तंत्र से लड़ रहे हैं, इतने लोगों से लड़ रहे हैं, आपकी भी अपनी एक टीम होगी, तो आप ये सब कैसे कर पा रहे हैं? सर हमें ये मोटिवेशन है कि हम जितना कर पाएँ, अगर हमारे करने से मैं अपनी ज़िंदगी में 100 बच्चियों को इंसाफ दिला पाया, 100 बच्चियों को बचा पाया, और क्या पता इस पॉडकास्ट के माध्यम से 50 बच्चियां भी सेफ हो गई, तो हमारा ये पॉडकास्ट, हमारी ये लाइफ, आपका इंटरव्यू, मैं 100% सक्सेस मानूंगा। और कोई आपसे अगर इस पॉडकास्ट के माध्यम से संपर्क करना चाहे, जो इस तरह के किसी केस को जानता हो, तो कहाँ कर सकता है? सर हमारी वेबसाइट है, जो कमेंट में लिखी जाएगी। उसके अलावा मेरा नंबर है, वो भी आप मेंशन कीजिए, 9041881447। आपको पूरी इंडिया से कहीं पता चले कि इन बच्चों के साथ हुआ है। आज हम सर 2 लाख बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। मेरा टारगेट ना कि अगर 2 लाख में से मैं 20,000 बच्चों को भी रिहेबिलिटेट कर पाया, शायद उनके मैं ट्रॉमा में से बहुत कुछ कम कर पाऊँगा। ये देखो हम वो हैं सर, रात को हमारी लोगों की नींद खुलती है ना, हमारी नींद खुलती है तो हम रात को 2:30 बजे भी पिटीशन फाइल करते हैं ह्यूमन राइट्स में। मेरी कई कंप्लेंट्स तो रात के 2:30-3 बजे होती हैं। वो ऊपर OTP आता ना जब उनके पास वेबसाइट पे, वो करे बंदा पागल हो गया, रात को 2-3 बजे कंप्लेंट फाइल कर रहा है। सर हम देखते हैं कि मेरे करने से क्या पता किसी का बचाव हो जाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया योगेश भाई, थैंक यू सो मच। और एक बार फिर से आपको मैं सलाम करूंगा। मैंने बहुत यहाँ पॉडकास्ट किए, तकरीबन 50 से ऊपर पॉडकास्ट हमने पिछले 1 साल में किए, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि पिछला 1-1.25 घंटा रहा है, बड़ा मुश्किल रहा है मेरे लिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें थी जिन्हें सुन पाना और उसके बाद सुनने के बाद उसके साथ सहज रह पाना बड़ा मुश्किल था। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि ज़िंदगी में आदमी को कड़वा सच समाज का ज़रूर जानना चाहिए, भले ही वो कड़वा सच आपको कितना भी बेचैन क्यों ना करे, ताकि हमें पता तो चले कि सोसाइटी में आखिर हो क्या रहा है, किस तरह की घिनौनी चीज़ें हो रही हैं, कौन लोग कर रहे हैं, उनकी सोच क्या है, और जो कर रहे हैं वो क्यों कर पा रहे हैं, उनको किसका समर्थन हासिल है। और आपने बड़े बखूबी इस 1-1.25 घंटे में समझाया है। बातें ज़रूर तिलमिलाने वाली हैं, कष्ट देने वाली हैं, लेकिन उन्हें जानना भी बड़ा ज़रूरी था। तो हमारी शुभकामनाएं योगेश जी आपके साथ हैं। आप यूँ ही अच्छा काम करते रहिए, और हम लोगों से जो भी हो सकेगा अवेयरनेस के माध्यम से ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच। मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से इन सभी व्यूअर्स से मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें वॉलंटियर जुड़ें, हमारे साथ जुड़ें। भले ही आपका 1% सपोर्ट मिले, क्या पता आपके 1% सपोर्ट से एक बच्ची की लाइफ बचा पाएँ। मैक्सिमम हमें रिपोर्ट कीजिए केसेस, और हम जितना उसके लिए कर पाएंगे हम बेस्ट करेंगे। और हमारा ये पॉडकास्ट तब सक्सेसफुल माना जाएगा कम से कम आने वाली 20,000 बच्चियों को रिहेबिलिटेट कर पाएँ। और मैं लोगों से अपील करता हूँ कि इस वीडियो को मैक्सिमम वायरल कीजिए ताकि हम इन बच्चों तक पहुँच पाएँ।
बिल्कुल। और योगेश जी की मैं नियत को इसलिए भी सलाम करता हूं कि योगेश जी सिर्फ इस पॉडकास्ट के लिए हमारे निमंत्रण पर या यूं कहें कि हमारे निवेदन पर लुधियाना से आए हैं ड्राइव करके, और आज ही वापस भी जा रहे हैं। तो इन सब छोटी छोटी बातों से, इन बातों से भी पता चलता है कि कोई आदमी अपने कॉज के लिए कितना कमिटेड है। कुछ मिलना नहीं है, ना हमारी तरफ से मिलना, ना किसी और तरीके से मिलना है, लेकिन इनको लगा कि अगर किसी एक और मंच से जाने से मेरी बात अगर लाखों लोगों तक पहुंच सकती है तो जरूर उसे पहुंचाना चाहिए। तो धन्यवाद योगेश भाई, एक बार फिर से थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद आपका। तो इस बातचीत में इतना ही, नमस्कार।